नमस्कार दोस्तों, एलएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 का भी एनसीईआरटी भूगोल चैप्टर नंबर 3 करेंगे भाई। ठीक है, क्लास 7 का है एनसीईआरटी बुक जो है दृष्टि पब्लिकेशन की। तो भाई चैप्टर नंबर 3 लोग हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, हमारी बदलती पृथ्वी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। कथन ए है, पृथ्वी का स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है तथा ये प्लेटें हमेशा धीमी गति से चारों ओर घूमती रहती हैं। कारण क्या है, पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सही, ए, बी या भाई सी या डी। देखो तो सी डी अभी मैं आपको दिखा दूंगा भाई क्या ऑप्शन में है। तो यहां पर जो हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए का 1 हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है भाई। एक मिनट, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए कथन और कारण दोनों ही सत्य हैं। और जो कारण है ना वो ये जो आपका कारण है वो कथन का सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखो दिया क्या है, पृथ्वी के अंदर भाई है ना। अब इन दोनों का संबंध भाई, जो मैग्मा है इसीलिए तो वो घूर्णन कर रही है, चारों ओर गति कर रही है धीमी गति से। ठीक है, तो इसका मतलब ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर हम देखते हैं। नेक्स्ट, आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए भाई, और शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के पास भाई। ठीक है, चलिए सी डी में ये था। अब हम लोग देखते हैं व्याख्या है, इसकी व्याख्या दी गई, व्याख्या के बारे में चर्चा कर लेते हैं भाई। व्याख्या, स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। ये प्लेटें हमेशा धीमी गति से चारों ओर घूमती रहती हैं। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग ही ये घूम पाती भाई। ऐसा पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति कारण होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता था। अगला है, घूमता रहता है। प्रश्न नंबर 2 देखो, पृथ्वी की गति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है उसे अंतर्जात बल कहते हैं। जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उसे बहिर्जात बल कहते हैं। उपरयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? केवल ए, बी, सी या डी। प्रश्न नंबर 2, ठीक है, तो ये दोनों बातें क्या है, ये दोनों ही बातें सत्य हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई सही आंसर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। स्थल मंडलीय प्लेटों में गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होती हैं उसे अंतर्जात बल कहलाते हैं। एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जात बल भैया कहते हैं। अंतर्जात बल कभी आकाश में गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति, भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया एवं भूस्खलन जैसी आकस्मिक गति के कारण ही पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। अगला है प्रश्न नंबर देखो 3 में, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? भूकंप के अंतर्गत भूपट्टी के नीचे का वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उसे उद्गम केंद्र कहलाता है। ठीक है, मान लो ये है उद्गम केंद्र। उद्गम केंद्र के भूसतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। ये उद्गम केंद्र, ये मान अधिकेंद्र। तो आप लोग क्या आंसर दे रहे हो प्रश्न नंबर 3 में? प्रश्न नंबर 3 में केवल एक है, बी, सी या डी। ठीक है, तो 3 का हो जाएगा ये सी आंसर। दोनों ही बातें क्या है, सत्य है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि दोनों बातें सत्य दी गई हैं। व्याख्या देख लो इसकी। स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है और यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति करता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूपट्टी के नीचे का वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं तथा उद्गम केंद्र की भूसतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहा जाता है। अधिकेंद्र से कंपन की बाहर और तरंगों के रूप में गमन करता है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग को सर्वाधिक हानि होती है। जो अधिकेंद्र के निकटतम भाग होता है उसको सर्वाधिक भैया हानि होती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। नदी जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं या नदी द्रोणी कहते हैं या चाप झील कहते हैं या वितरिका कहते हैं? प्रश्न नंबर 4, ठीक है, तो कहते हैं विसर्प कहते हैं। क्या विसर्प? ऐसे ऐसे मान लो मैदान में गई। ठीक है, तो विसर्प ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा सही आंसर।
नदी जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है, मान लो पहाड़ों जब मैदान, मान लो यह पहाड़ से गिरी और ये मैदानी भाग में प्रवेश करी, तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। इस नदी के इन बड़े मोड़ों को विसर्प कहा जाता है। क्या कहते हैं? विसर्प कहा जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 5। नदी द्वारा चापाकार झील का निर्माण किया जाता है। नदी द्वारा चापाकार झील का निर्माण पहाड़ी भागों में या तटीय भागों में या मैदानी भागों में या उपर्युक्त तीनों भागों में चापाकार भैया झील है, इनका निर्माण किनके द्वारा किया जाता है? नदियों के द्वारा। प्रश्न नंबर 5, तो प्रश्न नंबर 5 हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर सी, मैदानी भागों में। चापा का झील का निर्माण नदी मैदानी भागों में करता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा भाई सही आंसर। व्याख्या देखते हैं हम लोग इसकी। नदी जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। इन मोड़ों को विसर्प कहा जाता है। जब नदी का पानी घुमावदार मार्ग में प्रवाहित होता है तो अवतल किनारे पर अपर्दन तथा उत्तल किनारे पर निक्षेपण होता है। कालांतर में यह प्रक्रिया बढ़ती जाती है और मोड़ अधिक घुमावदार हो जाता है। ये घुमाव इस आकार के होते हैं। किस आकार के? इस आकार के होते हैं। अंत में यह घुमाव इतना हो जाता है कि यह मुख्य नदी से अलग हो जाता है। इस अलग हुए भाग को चापाकार झील या गोखुर झील या छाणन झील के नाम से भी जाना जाता है या कहते हैं। ठीक है। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको वितरिका कहते हैं। क्या कहते हैं? जिनको वितरिका कहा जाता है। यह नदी इतनी धीमी हो जाती है कि अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह को डेल्टा कहा जाता है। क्या कहता है? डेल्टा का निर्माण होता है। लेकिन जो भारत की नदियां हैं, जो आपका भी ताप्ती, जैसे ताप्ती हो गई, ठीक है, नर्मदा नदी, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ये पूरब से पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती हैं भैया नर्मदा और ताप्ती नदियां। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला है प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सी तटीय स्थलाकृतियां समुद्री तरंगों के द्वारा बनाई जाती हैं? समुद्री गुफा हो गया, तटीय मेहराब हो गया, स्टैक हो गया और समुद्री भृगु हो गया। इनमें से कौन सी ऐसी स्थलाकृतियां हैं जो समुद्र के तरंगों द्वारा बनाई जाती है? ठीक है, तो ये सारी ही भैया ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी है, सही है। क्या है? चारों बातें क्या सत्य भैया? समुद्री गुफा भी बनाता है, तटीय मेहराब भी, समुद्री भृगु भी और स्टैक भी बनाता है समुद्री तरंगों के द्वारा। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या में देखते हैं। समुद्री तरंगों के अपर्दन एवं निक्षेपण से तटीय स्थलाकृतियां बनती हैं। समुद्री तरंगे लगातार सैल से टकराती हैं जिससे दरारें विकसित होती हैं। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। क्या कहते हैं? गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है जिसे तटीय मेहराब कहा जाता है। तटीय मेहराब बनते हैं, लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देते हैं तो केवल दीवारें बचती हैं। तो दीवार जैसी आकृति को स्टैक कहते हैं। क्या कहते हैं? दीवार जैसी आकृति को स्टैक कहा जाता है। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैली तटों को समुद्री भृगु कहा जाता है या कहते हैं। ठीक है, समुद्री किनारों पर अवसाद जमाकर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हुई, अगर समुद्री जो तरंगे हैं किनारों पर अवसाद मान लो जमा दिया है ना, जमाकर वो समुद्री पुलिन का निर्माण करती है समुद्री तरंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। देखो प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन से कारक लोयस के निर्माण हेतु उत्तरदायी है? लोयस, ठीक है, हिमानी है, नदी, पवन या समुद्री तरंगे है। प्रश्न नंबर 7, तो लोयस का जो मैदान बनता है वो पवन के कारण होता है। क्या है? जैसे कि चीन में है ना, चीन में लोयस मैदान है भाई। ऑप्शन नंबर जाएगा सी, पवन के कारण। रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में पवनें रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाती हैं। जब पवनों का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको बालू टिब्बा कहते हैं। क्या कहते हैं? बालू टिब्बा कहते हैं। जब बालू कण महीन व हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू का कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित जाते हैं तो इसे लोयस कहते हैं। चीन में विशाल लोयस के निक्षेप पाए जाते हैं। चीन में विशाल लोयस के निक्षेप पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, देखो अब यहां से
कक्षा 7 हम लोग चैप्टर नंबर 4 में पहुंच गए हैं। वायु क्या है, ये चैप्टर नंबर जो 4 है वो वायु है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, क्या ये बात सत्य है? हाँ बिल्कुल बात सत्य है भैया। जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन के साथ फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन ले जाते हैं, ठीक है, ये भी बात एकदम सत्य है। पौधे अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता को सीधे वायुमंडल से पूरा करते नहीं नहीं नहीं, सीधे भैया नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, ना कि सीधे नाइट्रोजन के रूप में वही लेते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 हो जाएगा गलत। जहां जहां 3 है वहां उड़ा दीजिए, क्योंकि आपको सत्य कथन बताना था। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। व्याख्या देखो, केवल कथन 1 और 2 सत्य है। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, लगभग 78% पाई जाती है वायुमंडल में। जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। पौधे को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, जिसे वे सीधे वायु से नहीं लेते हैं। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर उसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सके। अगला है प्रश्न नंबर 2। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही क्रम में कौन सा? अवरोही क्रम आपको बताना है, ठीक। अवरोही का मतलब होता है बढ़ते से घटते क्रम में, अधिक से कम। देखो लिखा है, आपको पता है सबसे ज्यादा कौन सा भाई? सबसे ज्यादा आपको मिलती है नाइट्रोजन। क्या है? वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन भैया पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद भैया आपको हो जाएगा ऑक्सीजन, हो जाएगा फिर आर्गन, कार्बन डाई, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 का सी होना चाहिए भैया सही आंसर। क्या सी आंसर होगा सही आंसर? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, फिर कार्बन डाई ऑक्साइड, ठीक है। देखो दिया गया है, नाइट्रोजन लगभग 78% है, और ऑक्सीजन है लगभग 21% और आर्गन है 0.93% है, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% है, अन्य जो गैसें हैं 0.04% है, ठीक है। तो वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा जो मिलती है वो 0 से लेकर 4% तक जलवाष्प की मात्रा भी पाई जाती है, 4% तक 0 से लेकर। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखो, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, मौसम से संबंधित सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओला वर्षण वायुमंडल की किस परत में घटित होती हैं? मैं कई बार इसके बारे में चर्चा किया हूं। मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सारी क्षोभ मंडल में होती हैं। क्या होती है भाई? क्षोभ, सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है, इसके बाद है समताप मंडल है, इसके बाद मिलता है मध्य मंडल, मध्य मंडल के बाद आयन मंडल, आयन मंडल के बाद बहिर्मंडल हो गया, है ना। ये उसको बांटा गया है। जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, बारिश, बरसना, गरजना या ओला, कोहरा, ठीक है, इतनी हत्यारा सारी क्रिया होती हैं क्षोभ मंडल में होती है। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई सतह से लगभग 13 किलोमीटर है। मौसम से संबंधित लगभग सभी घटनाएं वाष्पीकरण है, संघनन, वर्षण, कोहरा, बादल, ओस, पाला, हिमवर्षा, ओलावृष्टि, जलवर्षा, बादलों की गरज, खंडित झंझा, चक्रवात इत्यादि इसी में घटित होती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए, समताप मंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है, ठीक है, बिल्कुल बात सत्य है भैया। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है, यह भी बात सत्य है। ओजोन गैस की परत समताप मंडल में ही स्थित होती है, ये पॉइंट भी आपका सही है। यानी कि तीनों बातें हैं सही। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी आंसर। देखो जो ओजोन गैस होती है, ये सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें हैं, उनको अवशोषित कर लेती है ये लेयर, जो कि समताप मंडल के ऊपरी सतह पर ये पाई जाती है, ठीक है। अगर मान लो इसमें छिद्र हो जाए ओजोन परत जो है, तो भैया पृथ्वी पर कोई पेड़ पौधे जीव जंतुओं के लिए बहुत ही हानिकारक होती है पराबैंगनी किरण, ठीक है। त्वचा कैंसर की बीमारियां मनुष्यों में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए भैया देसी घड़े का प्रयोग करिए पानी पीने के लिए, ठीक है। एसी का और आप एसी फ्रीजर का उपयोग मत करिए। सीएफसी गैस जो उसमें होती है, कार्बन फ्लोरो गैस, बहुत ही खतरनाक होती है, जो कि ओजोन परत को क्षरण करती है। व्याख्या देखो, समताप मंडल से संबंधित दिए गए तीनों कथन सत्य हैं। समताप मंडल धरातल से लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है।
इसकी परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। हवाई जहाज जो होते हैं वो समताप मंडल में उड़ाई जाती है। इस मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों में हमारी रक्षा करती है उन किरणों से। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर है 5। प्रश्न नंबर 5 है, अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड वायुमंडल में किस परत में प्रवेश करते ही जलने लगते हैं? जो अंतरिक्ष से भैया उल्कापिंड आते हैं किस मंडल में आते आते जलने लगते हैं? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, या मध्य मंडल में, या बहिर्मंडल में? प्रश्न नंबर 5, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, मध्य मंडल का हो जाएगा, मध्य मंडल हो जाएगा। समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल पाया जाता है। मध्य मंडल वायुमंडल की तीसरी परत है, या समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं, ठीक है। जो नहीं जल पाते, जो बड़े होते हैं, अगर वो पृथ्वी पर भैया गिरते हैं तो बहुत ही खतरनाक होते हैं, बहुत ही जान माल की हानि होती है। जैसे महाराष्ट्र का जो लोनार झील है वो उल्कापिंड के कारण ही बनी है, महाराष्ट्र की लोनार झील। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। प्रश्न नंबर 6 देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयन मंडल में आयनों अर्थात विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता है, इसलिए आयन मंडल रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर परावर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाती है। बिल्कुल बात सत्य है भाई। समताप मंडल में अत्यधिक ओजोन गैस वाली निचली परत को ओजोन मंडल की संज्ञा दी जाती है, जो 15 से लेकर 35 किलोमीटर तक विस्तृत है। ये भी बात क्या है, सत्य है। दोनों बातें सत्य हैं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही आंसर प्रश्न नंबर 6 का, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं इसकी व्याख्या। आप लाइक और भाई शेयर जरूर कर दीजिए भाई सभी लोग। चलिए इसकी व्याख्या है, उपर्युक्त दोनों कथन क्या है, सत्य है। और वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है, हल्के हल्के के जैसे कि हीलियम हो गया एवं हाइड्रोजन वहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है बेटे। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। क्या कहते हैं, भविष्य का ईंधन कहते हैं। और जो हाइड्रोजन है इसे आवारा तत्व के नाम से भी जाना जाता है, आवारा तत्व भी कहते हैं हाइड्रोजन को। प्रश्न नंबर 7 देखो, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आपतन या सूर्यताप कहलाती है। सूर्य ताप की मात्रा पृथ्वी पर हर जगह एक समान रहती है, ठीक है। केवल एक सही है, या केवल दो है, या ये तीनों, या दोनों है, या ना तो एक ना तो दो। प्रश्न नंबर 7, तो 7 का हो जाएगा भाई, सूर्य ताप की जो मात्रा है, जो मात्रा होती है वो एक जगह समान, हर जगह एक समान नहीं होती है। ये गलत हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा सही आंसर, केवल एक सही है। कथन एक सत्य है, कथन 2 असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि सूर्य ताप की मात्रा पृथ्वी पर हर जगह एक समान नहीं रहती है। आपतन यानी कि सूर्य ताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है, इसलिए तापमान भी उसी प्रकार घटता जाता है, ठीक है। भूमध्य रेखा भाई, ये भूमध्य रेखा है, अब ये जो ध्रुव है, अगर आप ध्रुव की ओर जाओगे तो सूर्यताप की मात्रा और तापमान में गिरावट आती जाएगी, चाहे आप दक्षिण की जाओ चाहे आप उत्तर की ध्रुव की ओर जाओ। अगला है प्रश्न नंबर है 8। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप के द्वारा प्रभावित होता है। निम्न दाब क्षेत्र बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा रहता है। उच्च वायु दाब क्षेत्र बादल मुक्त स्वच्छ आकाश के साथ जुड़ा होता है। और जो चौथा ऑप्शन है आपका, वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब की ओर गमन करता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, ए बी सी डी। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 में ये चारों बातें क्या है, सत्य भैया है, ये चारों बातें सत्य हैं। इसका मतलब प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाई सही आंसर, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं व्याख्या भाई, इसकी व्याख्या आप वही चीज दिया गया है, व्याख्या हम लोग पढ़ लेते हैं इसके। एक मिनट चलिए। पृथ्वी की सतह पर वायु के द्वारा लगाया गया दाब
वायुदाब कहलाता है। समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है। कहां पर? समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है एवं ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। किसी द्वारा? ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्र में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है या निम्न दाब का क्षेत्र बनाती है। अगर मान लो ताप ज्यादा है तो यहाँ जो वायु है गर्म होकर ऊपर उठ गई तो वहां पर निम्न दाब बन जाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्र की वायु ठंडी एवं भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र से बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। वायु हमेशा उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। वायु की इस गति को पवन कहते हैं। जितना भैया मान लो कोई ये दो स्थान है, जितना इन दोनों के बीच वायु दाब में अंतर होगा उतना ही तेज भैया पवन चलेगी, है ना। जितना अंतर होगा उतना ही पवन तेज चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित हैं? इनमें से कौन से युग्म सुमेलित हैं? प्रश्न नंबर 9 में, वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलने वाली पवन स्थानीय पवन कहलाती है। विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलने वाली पवन को मौसमी पवन कहते हैं। किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलने वाली पवन स्थायी पवन होती है। इनमें से आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं भाई? केवल 1, 2, 3 या डी, सी या डी। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन हो जाएगा बी, सुमेलित है तो ऑप्शन नंबर सिर्फ बी सही है भाई। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही आंसर, यानी कि 2 किस में है? सिर्फ बी में। ओके, चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। युग्म 1 और 3 सुमेलित नहीं है। क्यों नहीं है? स्थायी पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। व्यापारिक पछुआ और पूर्वाई पवनें इस प्रकार की पवनें के उदाहरण है। जो आपकी स्थायी पवनें होती हैं वो वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं, उनको व्यापारिक पवनें कहते हैं या पछुआ या पूर्वाई कहा जाता है। स्थानीय पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। उदाहरण के लिए जैसे लू उत्तर भारत में भैया चलती है ना, स्थानीय पवन है। पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी पछुआ पवन कहते हैं। ठीक है, तो यहां से भाई क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4 फिनिश होता है। अगला जो चैप्टर है भैया जल। ठीक है, अगले चैप्टर के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे भाई। ठीक है, आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए भाई। आपको डेली में भूगोल, इतिहास और सामान्य विज्ञान की भी एक क्लास देता हूँ, एनसीईआरटी जो बेस्ट है दृष्टि पब्लिकेशन। तो धन्यवाद सभी को, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।